Hey everyone, this is Advocate Kulsum Kamal. Welcome you all to my channel Law Mania. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 के रिगार्डिंग ये टॉपिक है। अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है कि आपके अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कॉम्पनसेशन अवार्ड करती हैं फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपके इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उन स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आप में से स्टूडेंट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स को बाय करना चाहते हैं वो आपके इन्हें बाय कर सकते हैं। आपके जो डेमोज़ हैं नोट्स के वो मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट कर चुकी हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इन नोट्स को बाय कर भी लिया है। अगर आप भी इन नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके। जो भी प्राइस एंड अदर डिटेल्स होंगी नोट्स की वो वहीं पे मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो जो टॉपिक है वो है आपका कॉम्पनसेशन विच इज़ अवॉर्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। देखो, ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इस तरीके का कोई भी अधिकार प्रोवाइड नहीं करता किसी भी पर्सन को कि वो आपके कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है। यानी राइट टू कॉम्पनसेशन जो है वो किसी के पास प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट, यहाँ एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट है, अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो विक्टिम के पास ये राइट होता है कि वो अप्रोच कर सकता है आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, और वहाँ फॉर गेटिंग सम कंपनसेशन दे हैव टू फाइल टॉर्ट केस। ठीक है, लेकिन अगर वो कोई टॉर्ट केस फाइल करता है तो वहाँ उसे कॉम्पनसेशन ग्रांट होता है। ठीक है, बट देयर आर वेरियस केसेस इन विच सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कॉम्पनसेशन फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, हर सिटीजन को कुछ मौलिक अधिकार आपके प्रोवाइड किए गए हैं। अगर उन्हीं मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो जाता है तो वो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 और आपके हाई कोर्ट में 226 के अंदर अप्रोच कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है और आपके उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो काफ़ी सारे वेरियस टाइप ऑफ रिट्स, 5 टाइप ऑफ रिट्स होती हैं, उन रिट्स को वो इशू करता है। अब आपके कोई अधिकार तो है नहीं कॉम्पनसेशन का। अगर आप टॉर्ट केस फाइल करते हो तो वहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई केस फाइल कर रहे हो तो उसमें आपको कॉम्पनसेशन ग्रांट नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 21 में आपके ऐसे कई सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपके कॉम्पनसेशन ग्रांट किया गया है। इसी में जो सबसे पहला केस आता है वो आता है आपका रुडल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आपका आता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो इस केस में क्या होता है। इस केस में होता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करती है बिहार गवर्नमेंट को कि वो आपके क्या करेगी, पे करेगी आपके 30,000 रुपये पे करेगी किसे, रुडल शाह को, जिसे 14 साल जेल में रखा गया था उसकी सज़ा पूरी होने के बाद भी, बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स आफ्टर हिज एक्विटल। उसके एक्विटल होने के बाद यानी उसकी सज़ा ख़त्म होने के बाद भी उसको 14 साल जेल में रखा गया था आपके स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से। ही वॉज एक्विटेड बाय सेशन कोर्ट ऑफ 1968। तो वो आपके 1968 में क्या होने वाला था, एक्विटल होने वाला था, लेकिन उसे 1982 में आपका रिलीज़ किया गया था। यानी आफ्टर 14 ईयर्स उसको रिलीज़ किया गया था जब आपके कोर्ट ने इंटरवेंट किया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कोर्ट हैज़ पावर टू अवॉर्ड मॉनिटरी कॉम्पनसेशन इन अप्रोप्रिएट केस वेयर देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ऑफ सिटीजन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो आपके किसी भी पर्सन को मॉनिटरी कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकती है अगर किसी पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन राइट का वायलेशन हुआ है। तो जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट केस आता है वो आपका नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस आता है। इस केस में देखो क्या हुआ था। इस केस में जो ये पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, SC स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फॉर्म डिस्टिंक्ट बिटवीन पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ रेमेडी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक डिस्टिंक्शन करता है पब्लिक लॉ प्राइवेट लॉ रेमेडी के बीच में जो फर्क होता है उसको यहाँ पे बताता है। कोर्ट रूल स्टेट कांट यूज डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, यानी किंग कैन डू नो हार्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया था कि स्टेट जो है वो आपके इस डॉक्ट्राइन के क्या नहीं ले सकते, इम्यूनिटी नहीं ले सकते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया कि
आपके 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपीज़ जो है वो नीलावती को दिए जाएंगे, क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी में, एज अ कॉम्पोजिशन फॉर द वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ। राइट के वायलेशन के तहत इन्हें 1.5 लाख रुपए एज अ कॉम्पोजिशन किया जाएगा। और साथ ही साथ डायरेक्ट करा स्टेट को टू ब्रिंग मर्डरर्स बिफोर कोर्ट एंड स्टेट क्रिमिनल ट्रायल। साथ ही साथ पुलिस कस्टडी में जो भी उस पर्सन की डेथ के लिए लाइबल था, यानी जो भी मर्डरर था, उसको आपके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उनके अगेंस्ट जो है वो क्रिमिनल ट्रायल जो है वो आपका स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या आता है। नेक्स्ट देखो आपका आता है थर्ड केस क्या आता है। देखो थर्ड आपका केस आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रविकांत पाटिल। इस केस में देखो क्या होता है। इस केस में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वाज हैंडकफ्ड एंड परेडेड इन द स्ट्रीट। अब इसमें क्या होता है, जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं जो अंडर ट्रायल होते हैं, उन्हें हथकड़ी लगा के और उन्हें सड़कों पे परेड किया जाता है, यानी उन्हें हथकड़ी बांध के और सड़कों पे ना घुमाया जाता है। ठीक है, ही वॉज सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन मर्डर केस। और वो जो आपके प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, वो सस्पेक्ट होते हैं एक मर्डर केस के अंदर। ठीक है, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट देखो क्या कहती है। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की हेल्ड करती है कि हैंडकफिंग एंड परेडिंग ऑफ पेटिशनर वाज अनवारंटेड एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एंड डायरेक्टेड पुलिस इंस्पेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ₹10,000 एट कॉम्पनसेशन। ये कहा गया कि जो पेटिशनर्स थे, यानी जो भी आपके प्रिजनर्स थे, उनको हैंडकफ करके और उनको रोड पे परेड कराना, ये आपका एक गलत एक्ट है और ये आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन है। साथ ही साथ पुलिस इंस्पेक्टर को डायरेक्ट किया गया कि जो भी पुलिस इंस्पेक्टर आपका रिस्पॉन्सिबल है, वो 10,000 रुपीज़ एज अ कॉम्पनसेशन जो है वो आपके ग्रांट करेगा उन प्रिजनर्स को। जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट को अपहेल्ड करते हुए हाई कोर्ट को डायरेक्ट करती है कॉम्पनसेशन पेमेंट, बट पुलिस ऑफिसर नॉट पर्सनली लायबल एज ही एक्टेड एज एन ऑफिसर। और उसमें ये कहा गया है कि जो भी आपकी हायर अथॉरिटी होगी वो आपके कॉम्पनसेशन जो है वो ग्रांट करेगी। एज आपका पुलिस ऑफिसर जो था वो पर्सनली लायबल नहीं था, क्योंकि वो एज अ ऑफिशियल यानी अपने ड्यूटी के अंदर एक्ट कर रहा था। ठीक है, नाउ इसके बाद कहता है नाउ राइट टू कॉम्पनसेशन रिकॉग्नाइज बाय वेरियस हाई कोर्ट। तो कई सारे हाई कोर्ट में भी आपके राइट टू कॉम्पनसेशन को अब रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। नेक्स्ट जो केस आता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस आता है, जो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रमा दास के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका बेसिकली केस जो था वो आपके एक बांग्लादेशी वुमेन के गैंग रेप से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें आपके जो रेप विक्टिम था उसका आपके कॉम्पनसेशन क्या किया गया था, ग्रांट किया गया था। देखो इसमें क्या होता है, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होती हैं कैलकाटा हाई कोर्ट की। ठीक है, वो आपके अंडर आर्टिकल 226 आपके एक पिटीशन फाइल करती हैं। ठीक है, कई सारी रेलवे अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, कई सारी रेलवे अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट आपके वो फाइल करती हैं और कंपनसेशन आपके क्या करती हैं, क्लेम करती हैं फॉर द विक्टिम इसमें कौन होती है, विक्टिम जो होती हैं वो श्रीमती हनूफा खातून होती हैं। जो चंद्रमा दास होती हैं वो आपके एडवोकेट होती हैं। ठीक है, ये आपके विक्टिम होती हैं, इनका रेप होता है, जो कि एक बांग्लादेशी नेशनल होती है, यानी बांग्लादेशी वुमेन होती है, और इनका गैंग रेप किया जाता है आपके हावड़ा स्टेशन पे वहाँ के रेलवे एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें हाई कोर्ट जो है वो आपके 10 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन जो है वो अवार्ड करती है विक्टिम को। क्या करती है, विक्टिम को 10 लाख रुपीज़ एज अ कॉम्पनसेशन कहती है कि विक्टिम को दिया जाएगा, जिसके लिए स्टेट जो होता है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो आर्ग्यू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ रेलवे गवर्नमेंट दैट दे आर नॉट लाइबल टू पे, कि वो पे नहीं है कॉम्पनसेशन देने के लिए विक्टिम को, एज शी वॉज अ फॉरेनर एंड नॉट एन इंडियन, क्योंकि वो एक फॉरेनर है और एक इंडियन नहीं है। ऑल्सो स्टेट दैट द रेमेडी ले इन प्राइवेट लॉज एंड ऑफेंसेज अपॉन victim is under public law. Also, the advertisement who filed writ petition, also the advocate who filed writ petition not in connection with the victim and not able to grant compensation। और ये कहा गया है कि ये रेमेडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो आपके इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, जिनके ऊपर आपके प्राइवेट लॉ जो है वो आपके अप्लाई होता है, और इसके अंदर आपकी जो विक्टिम है वो आपके इसके अंडर नहीं आती है। साथ ही साथ जो एडवोकेट जो आपके विक्टिम के बिहाफ पे सूफ पिटीशन फाइल कर रही हैं वो आपके विक्टिम से किसी रिलेशन में नहीं है, इसलिए वो कॉम्पनसेशन ग्रांट नहीं कर सकते हैं। ये बात की गई थी, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके ये जो कॉन्टेंशन दी गई थी ना, इस कॉन्टेंशन को नेगेटाइज कर देता है, यानी इसे नेगेटिव कह देता है और कहता है कि ये जो रिट पिटीशन है ना, ये आपके क्या है, मेंटेनेबल है आपके अंडर सेक्शन 226 के अंदर, क्योंकि ऑफेंस जो है वो आपके इंडियन एम्प्लॉयज़ के द्वारा कमिट किया गया था, एक वुमेन के द्वारा, जो कि आपके और एक वुमेन के द्वारा, भले ही वो किसी दूसरे देश की महिला हो, लेकिन आपके उसके साथ जो गलत किया गया था, जो रेप किया गया था, वो आपके इंडियन एम्प्लॉयज़ ने किया गया था और इंडियन टेरिटरी के अंदर ही किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपकी इसमें कही गई थी।
नेक्स्ट देखो क्या आता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट केस आता है, आपका जो फिफ्थ केस आता है वो आता है आपका, देखो जो आपका फिफ्थ केस आता है वो आता है आपका पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई इट्स यूनियन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली केस जो होता है ये आपका रिलेटेड था कॉम्पनसेशन टू पर्सन किल्ड इन फेक एनकाउंटर। एक फेक एनकाउंटर होता है और उसमें आपके कुछ लोगों को मार दिया जाता है, उसी से रिलेटेड ये केस था। देखो, पेटिशनर फाइल्ड इट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 फॉर द इशू ऑफ एप्रोप्रिएट डायरेक्शन फॉर इशूइंग जुडिशियल inquiry into a fake encounter by the police in which 2 persons killed, direct appropriate action against the police and grant compensation to deceased family। इसमें बेसिकली 2 पर्सनस को ना पुलिस जो होती है वो फेक एनकाउंटर में क्या कर देती है, गोली मार के उनको मार देती है, जिसके लिए उसके जो पेटिशनर की फैमिली होती है, जो भी वो पर्सनस होते हैं उनकी फैमिलीज जो होती हैं वो आपके क्या करती हैं, कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करती हैं आर्टिकल 32 के अंदर, जिसमें वो आपके क्या करती हैं, वो आपके डिमांड करती हैं एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें कहती हैं कि उसके पुलिस के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए और उन्हें कॉम्पनसेशन ग्रांट किया जाए, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट देखो क्या कहती है। इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किलिंग ऑफ 2 पर्सन इन फेक एनकाउंटर बाय पुलिस वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। 2 लोगों को एक फेक एनकाउंटर में पुलिस के द्वारा मार देना ये डायरेक्टली बताता है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आपके किसी भी तरीके की सॉवरेन इम्यूनिटी यानी किंग कैन डू नो हार्म, वो वाली जो आपकी वो वाला जो प्रिंसिपल है वो आपके यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और कोर्ट ने आपके दोनों डिजीज़ को 1 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन जो है वो आपका ग्रांट किया था, जो भी पर्सन मरे थे उनकी फैमिली को, ठीक है। तो उसके बाद देखो आपका अदर केस क्या आ जाता है, अदर केसेस भी आ जाते हैं। इसमें एक केस आता है आपका अदर केस आ जाता है 2007 में गुजरात हाई कोर्ट ने क्या करा था, अवार्ड करा था आपका 1,50,000 ऑन एन इंटरिम बेसिस टू द फैमिली ऑफ माइनर डिजीज हु कमिटेड सुसाइड ड्यू टू रेप बाय द पुलिस। अब क्या होता है, पुलिस जो होती है वो क्या करती है, एक माइनर होती है, ठीक है, वो आपके उसके रेप कर देती है, जिसके लिए वो आपके सुसाइड कमिट करती है। तो उसी के लिए आपको उसे आपके 1.5 लाख रुपये का 1,50,000 रुपये का कॉम्पनसेशन जो है वो गुजरात हाई कोर्ट ग्रांट करती है। साथ ही साथ एक और आ जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट अवार्ड 10 लाख अमाउंट टू पेटिशनर हुज हस्बैंड हैज़ डाइड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी। तो इसमें भी आपके जो डिजीज़ होती हैं, पेटिशनर होती हैं, उसका 10 लाख रुपए जो है दिल्ली हाई कोर्ट अवार्ड करता है, जिनके हस्बैंड जो है वो आपके स्टेट अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अगला केस जो आता है वो आता है इंटरिम कॉम्पनसेशन टू रेप विक्टिम। ये देखो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस आ जाता है जो आता है बुद्धिसत्व वर्सेस शुभ्र चक्रवर्ती का केस आता है। ये केस एक रेप विक्टिम को इंटरिम कॉम्पनसेशन देने के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अवॉर्डेड इंटरिम कॉम्पनसेशन ऑफ ₹10,000 पर मंथ। ध्यान रखना 10,000 पर मंथ की बात की गई है टू द विक्टिम ऑफ रेप अंटिल हर चार्ज ऑफ रेप वॉज डिक्लेयर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। जब तक आपके जो भी उसका रेप का चार्ज चल रहा है, ट्रायल हो रहा है, वो डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक उसे 1,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, कितने 1,000 रुपये पर मंथ एज अ कॉम्पनसेशन उसको दिया जाएगा, ठीक है। केस की हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। सॉरी ये आपका रिपीट हो गया पेज, ये यस। चलो आपके केस की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक कंप्लेनेंट होती हैं वो शुभ्रा होती हैं, जो कि स्टूडेंट होती है एक बैपिस्ट कॉलेज में, ठीक है। और जो अक्यूज होते हैं वो बुद्धिसत्व होते हैं, जो कि आपके टीचर लेक्चरर होते हैं उसी सेम कॉलेज में। अकॉर्डिंग टू एफआईआर के अकॉर्डिंग जो अक्यूज होती है उसे इंड्यूस किया जाता है और वो कोहैबिट हो जाती है विद द कंप्लेनेंट, यानी कंप्लेनेंट के साथ उसका रिलेशन हो जाता है। ऑल्सो गेटिंग अर फॉल्स एश्योरेंस ऑफ मैरिज। साथ ही साथ जो आपका टीचर होता है वो आपके उस स्टूडेंट को फॉल्स यानी गलत तरीके से उसे श्योर कराता है कि वो उससे शादी करेगा। एम स्टैंड्स फॉर मैरिज, ठीक है, बट ऑल्सो फ्रॉडेंटली वेंट थ्रू मैरिज सेरेमनी, और उससे झूठी मूठी वो शादी भी कर लेता है। डिसऑनेस्टली मेड कंप्लेंट टू बिलीव दैट शी वाज इन लॉफुली मैरिड वाइफ। और वो आपके गलत तरीके से वो आपके उस लड़की को जो कंप्लेनेंट होती है उसको ये यकीन दिला देता है कि वो उसकी लॉफुली मैरिड वाइफ है, ठीक है। लेकिन लेटर ही रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एज हर वाइफ, और बाद में वो आपको उसको बीवी मानने से मना ही कर देता है। तो ये पूरा केस होता है जिसके अगेंस्ट आपका जो डिफेंडेंट होता है उसके अगेंस्ट आपके रेप के चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है। होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो भी मेरे नोट्स को बाय करना चाहता है वो आपके उन नोट्स को बाय कर सकता है। जो भी प्राइस एंड अदर डिटेल्स हैं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर। आपके एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम रह गया है, तो डू हार्ड वर्क, ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए और बस फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो।